हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 8 के साइंस का चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंधन। इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिन्हें हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में लगभग 55 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में दिए हुए हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट आर क्रॉप्स? फसल क्या होती है? तो बच्चों, क्रॉप्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको लार्ज स्केल पर उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है। किसके लिए ग्रो करते हैं? या तो फूड के लिए, फाइबर के लिए, या फिर किसी दूसरे पर्पज़ के लिए। तो इसका मतलब है कि क्रॉप्स वो प्लांट्स हैं जिन्हें भोजन, रेशे या अन्य इम्पोर्टेंट जो पर्पज़ हैं उनके लिए उगाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, नेम टू एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स। जो रबी की फसलें हैं उनके दो एग्जांपल दीजिए। तो जैसे गेहूं है, सरसों है, तो इसमें अपन चना भी जोड़ सकते हैं, जो जोड़ सकते हैं। तो ये सभी रबी की क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स। तो खरीफ क्रॉप्स के लिए राइस और मेज़ यानी कि धान, मक्का, इसमें बाजरा, ज्वार, और इसमें ऐड करके हम इनके दो एग्जांपल्स कोई से भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोइल प्रिपरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? वाई इज सोइल प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट? मिट्टी की तैयारी करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो जब भी हम बच्चों कोई फसल ग्रो करते हैं, कोई भी क्रॉप ग्रो करते हैं, तो उससे पहले हम उसके प्रॉपर ग्रोथ और रूट पेनिट्रेशन के लिए मिट्टी को उलट पुलट करते हैं। यानी कि इट हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बाय अलाउइंग रूट्स टू पेनिट्रेट इजीली। यह पौधों के उचित विकास में मदद करता है और जड़ों को मिट्टी में आसानी से घुसने में मदद करता है। इसलिए पेनिट्रेशन इम्पोर्टेंट सोइल प्रिपरेशन की जाती है। व्हाट इज सोइंग? बुआई क्या है? तो सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल। जो सोविंग है एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस है? प्लांटिंग सीड्स इन सॉइल। जो बीज हैं उन बीजों को मिट्टी में बोने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बुआई कहते हैं। नेम द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। कोई भी एक मेथड इरिगेशन की हमें एग्जाम इसका नेम देना है। तो यहाँ पे मैंने दिया है मोट, यानी कि चरखी प्लानिंग। तो इसके अलावा हम इसमें चरस, रहट, ऐसे और किसी भी एक का एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्प्रिंकलर इरिगेशन? जो स्प्रिंकलर सिंचाई है वो क्या है? तो यह एक मेथड ऑफ इरिगेशन है जहाँ पे वाटर स्प्रेड लाइक रेन, जहाँ पे पानी को बरसात के पानी की तरह बिखेरा जाता है। तो क्या है इरिगेशन ऑफ स्प्रिंकलर? तो स्प्रिंकलर क्या है? एक सिंचाई की विधि है जिसमें पानी को बारिश की तरह छिड़का जाता है। व्हाट इज फर्टिलाइजर्स? व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? उर्वरक क्या है? तो बच्चों, अपने पास दो टाइप के जो केमिकल्स या मान लो कि मैन्योर होंगे। एक तो फर्टिलाइज़र और एक होगा मैन्योर, जो हम जिसको हम नेचुरली या फिर मान लो कि किसी प्लांट के एब्स्ट्रैक्ट से या एनिमल्स के वेस्ट से बनाते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र है वो फर्टिलाइज़र तो क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो उर्वरक या फर्टिलाइजर्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि पदार्थ, वो रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन, मैन्योर। दो मैन्योर्स के नाम देने हैं आपको।
तो कंपोस्ट हो गया, ग्रीन मैन्योर यानी कि हरी खाद, कंपोस्ट, गोबर खाद, ये सभी क्या हैं, मैन्योर के एग्जांपल्स हैं। नेम द मशीन यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। जो हार्वेस्टिंग, जो क्रॉप की कटाई के लिए जो यूज़ करने वाली मशीन है उसका एक नाम देना एक। तो जैसे कंबाइन हार्वेस्टर। व्हाट इज़ विनोविंग? जो पवन चलन प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्रॉप्स को अलग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो विनोविंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम काफ यूजिंग विंड। जो यह एक विनोविंग का एक प्रोसेस है जिसमें ग्रेन्स को काफ के यूज़ करते हुए या काफ से वायु, विंड्स का यूज़ करते हुए काफ से अलग किया जाता है। तो पवन चलन हवा की मदद से अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया होती है। वाई शुड सीड्स बी ट्रीटेड बिफोर सोइंग? जो सीड्स हैं उनको उगाने से पहले उनको ट्रीट क्यों किया जाता है, उनको उपचारित क्यों करते हैं? तो सीड्स को इसलिए उपचारित किया जाता है ताकि पेस्ट और डिजीज से प्रोटेक्शन हो सके, यानी कि उन जो बीजों के, इन सीड्स के पेस्ट्स, कीट और डिजीज, बीमारियों से बचाव हो सके, इसलिए इनको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वीड्स? खरपतवार क्या है? तो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन क्रॉप्स। जो वीड्स क्या हैं? अनवांटेड प्लांट्स हैं जिनकी फसल में कोई ज़रूरत नहीं होती, उनको क्रॉप के अंदर उगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो उगते हैं तो उल्टा क्रॉप को ही कंपटीशन करना पड़ता है फूड के लिए, एरिया के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। तो ये क्या होते हैं? खरपतवार, वीड्स हैं, वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, यानी कि अवांछित पौधे होते हैं जो फसलों के साथ उग जाते हैं। एक वीडीसाइड का नाम देना है, नेम ए वीडीसाइड। तो 2,4-D। 2,4-D एक केमिकल वीडीसाइड है जो इन वीड्स को क्रॉप से अलग करने या उनको वहाँ से नष्ट करने के काम में आता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ड्रिप इरिगेशन? जो ड्रिप सिंचाई है उसका क्या यूज़ है? तो ड्रिप इरिगेशन क्या करता है? प्रोवाइड वाटर डायरेक्टली टू द रूट्स, सेविंग वाटर। तो ड्रिप इरिगेशन एक मेथड है जिसके द्वारा पानी की सेविंग करी जा सकती है। लगभग 10% वाटर ही इसमें यूज़ आता है, यानी कि बहुत कम पानी लगता है। और ये पानी कहाँ प्रोवाइड होता है? डायरेक्ट रूट्स में प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री? जो पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री है, वो क्या कहलाती है? द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो फूड, भोजन और दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए एनिमल्स की को पालना, पशुओं को पालना क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री कहलाता। वाई इज प्लगिंग डन? जुताई क्यों की जाती है? टू लूजन सॉइल एंड रिमूव वीड्स। जो प्लगिंग है, प्लगिंग के साथ क्या होता है, जो अपने फील्ड है उस फील्ड में जो सॉइल है उस सॉइल को लूज करने के लिए और वहाँ पे कुछ वीड्स जो उगे हुए हैं उनको उखाड़ने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए प्लगिंग करी जाती है। नेम वन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सीड सोविंग। जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, उनको सोविंग यानी कि उनको उगाने की कोई एक ट्रेडिशनल मेथड का नाम दीजिए। तो ट्रेडिशनल मेथड एक तो प्लगिंग के साथ और एक छिड़काव, ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि जो बीजों को प्लगिंग करी हुई या टिलिंग की हुई मिट्टी के अंदर छिड़कने से सोविंग की एक ट्रेडिशनल मेथड है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंपोस्ट? जो कंपोस्ट है उसका क्या रोल है, क्या भूमिका है? कंपोस्ट का है, कंपोस्ट होता है मैन्योर। जो ये मैन्योर है, तो मैन्योर क्यों ऐड किया जाता है? सोइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब क्योंकि ये जो कंपोस्ट है वो नेचुरली उसके सोइल फर्टिलिटी बढ़ाता है, इसमें केमिकल्स नहीं होते हैं,
तो ये क्या करता है, नेचुरली सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। कंपोस्ट। वाई इज इरिगेशन नेसेसरी? जो इरिगेशन है, सिंचाई क्यों आवश्यक है? तो जो सीड अपने शो कर दिया तो उसके बाद में उसको उगना भी तो है ना, तो उगना है, और पूरे उगने के बाद में वो डेवलप होगी, बड़ी बनेगी फसल। तो फसलों को पानी या इरिगेशन इसलिए आवश्यक है ताकि उसकी ग्रोथ हो सके, प्लांट्स की या जो अपने क्रॉप है उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके, इसलिए सोविंग इरिगेशन नेसेसरी है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स? जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका क्या यूज़ है? तो जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। जो जो अपनी क्रॉप है, फसल है, उसको पेस्ट्स और इंसेक्ट्स से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स? खरीफ की फसलें क्या होती हैं? तो जो खरीफ की फसलें होती है जो रेनी सीजन में ग्रो करी जाती है, बरसात के सीजन में उगाई जाती है। कब से? जून से लेके सितंबर के महीने तक, जिसमें राइस है, मेज़ है, कॉटन है, ये सभी फसलें इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो खरीफ की फसलें वो फसलें होती हैं जो बारिश के मौसम में उगाई जाती है, जून से लेके सितंबर के महीने में, जैसे कि धान, मक्का, कपास, बाजरा, जो मिलेट्स हैं, ये सभी किस्में उगाई जाती है खरीफ क्रॉप्स में। अब है रबी क्रॉप्स। रबी की फसलें क्या है? तो जो रबी की फसलें उस मौसम में उगाई जाएगी, कौन से में? विंटर सीजन में, अक्टूबर से मार्च के बीच में। और इसमें गेहूं है, चना है, मस्टर्ड, सरसों है, ये इसमें ऐड करी जाती है। तो रबी की फसलें सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है, अक्टूबर से मार्च के महीने में। इसमें गेहूं, चना, सरसों आदि ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज प्लगिंग? जुताई क्या है? तो प्लगिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल टू प्रिपेयर इट फॉर शोविंग सीड्स। जो जुताई है या जो प्लगिंग है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सॉइल को टर्न किया जाता है, यानी कि उलट पुलट किया जाता है, और उसको लूजन, ढीला किया जाता है, जिससे कि उसमें सीड्स की सोविंग या सीड्स की सोविंग के लिए सॉइल को प्रिपेयर कर सके। तो जो प्लगिंग है, प्लगिंग क्या होती है? मिट्टी को ढीला करना, पलटना और उसमें बीज बोने के लिए मिट्टी को रेडी करना, ये प्लगिंग कहलाता है। नेम टू ट्रेडिशनल टूल्स यूज्ड फॉर प्लगिंग। तो प्लगिंग के लिए यूज़ करने वाले दो ट्रेडिशनल टूल्स का एग्जाम्पल दीजिए। प्लगिंग के लिए जैसे एक तो प्लग है और एक होय, यानी कि खुरपी या कुदाली है। तो उपकरण हल और खुरपी हो गए। व्हाट इज इरिगेशन? तो इरिगेशन यानी कि सिंचाई। सिंचाई क्या है? तो सिंचाई बच्चों एक आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर है क्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल्स पे देना। नेचुरली सप्लाई ऑफ वाटर तो क्या होगी? रेन। तो रेन तो हमेशा आती नहीं है, तो इसलिए आर्टिफिशियली पानी की सप्लाई करना क्रॉप्स को, जिससे कि बीच बीच में इंटरवल्स पे, ऐसा नहीं लगातार ही। तो इंटरवल्स पे, रेगुलर इंटरवल्स पर पानी की सप्लाई करना क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है। तो सिंचाई फसलों को नियमित अंतराल पर कृत्रिम रूप से पानी प्रदान करने की प्रक्रिया है। व्हाट आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन? तो इरिगेशन के दो मुख्य सोर्स क्या हो सकते हैं? तो दो मुख्य सोर्स हो सकते हैं, जैसे कैनाल्स हैं, वेल्स हैं, यानी कि नहरें हैं, कुएं हैं। इनके अलावा हम और देखें, तालाब हो गया, ये भी इरिगेशन का सोर्स हो सकता है। व्हाट इज मैन्योरिंग? यानी कि खाद डालना क्या होता है? तो मैन्योरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस टू द सॉइल टू इम्प्रूव इट्स फर्टिलिटी। तो मैन्योरिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम आर्टिफिशियली या फिर नेचुरली कोई सब्सटेंस है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, वो ऐड करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? मैन्योरिंग कहलाती है। यानी कि खाद डालना मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए
उसमें प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों को मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खाद डालना कहलाती है। व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है, फसलों का चक्रण क्या कहलाता है? तो फसलों का चक्रण क्या कहलाता है बच्चों? क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप्स इन ए sequential manner on the same land to maintain soil fertility। तो बच्चों जो फसल चक्रण है या जो क्रॉप रोटेशन है वो क्या होता है? डिफरेंट क्रॉप्स को उगाना। कहाँ पे उगाना? एक ही मिट्टी पे, एक ही जगह पे पलट पलट के उगाना, अलग अलग, या जिसको हम क्या बोलते हैं अल्टरनेट। एक बार एक फसल उगा लिया, नेक्स्ट टाइम दूसरी फसल उगा लिया। तो इससे क्या है कि अलग अलग फसलों को क्रमिक रूप से उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सोइल फर्टिलिटी कहलाती है। वाई इज वीडिंग इम्पोर्टेंट? जो वीडिंग है, निराई, वो क्यों आवश्यक है? वीड्स जो होती है, उस वीड्स को रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? वीडिंग कहलाती है। तो वीडिंग कहलाएगी क्योंकि इम्पोर्टेंट है। क्यों? कि वीड्स compete विथ क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट। तो जो वीड्स हैं क्रॉप के साथ, ये वीड्स क्या करते हैं? जिस क्रॉप के साथ ये उगते हैं उस क्रॉप के साथ जो सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स, उसमें मिलने वाले वाटर और उसका सनलाइट, जिससे कि वो अपना फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड सिंथेसाइज कर सके, इन सभी चीज़ों के लिए वीड्स हैं जो क्रॉप के साथ compete करते हैं। तो जिसके कारण जो प्रोडक्शन है क्रॉप का वो कम हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें वीडिंग करना आवश्यक हो जाता है। तो वीडिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वीड्स compete विथ क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट। तो निराई क्या है? एक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो खरपतवार है, वीड्स हैं, वो फसलों के साथ उसके पोषक तत्व, पानी और सनलाइट के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। अब ये वीड्स क्या है? तो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विथ क्रॉप्स। तो वीड्स वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप के साथ उग जाते हैं, यानी कि खरपतवार अवांछित पौधे होते हैं जो कि फसल के साथ उगते हैं। इन्हें रिमूव करना नेसेसरी हो जाता है। व्हाट इज हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग क्या है? कटाई क्या है? तो हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स। जो एक प्रोसेस है हार्वेस्टिंग, जिसमें जो हम मैच्योर जो क्रॉप्स हैं उसको काटना और उसको इकट्ठा करते हैं। तो कटाई क्या होती है? पकी हुई फसलों को काटना और इकट्ठे करने की प्रक्रिया हार्वेस्टिंग कहलाती है। अब बच्चों पहले तो आया था अपने पास ट्रेडिशनल मेथड का नाम, जिसमें अपन ने मोट, रहट, ये चीज़ें अपन ने देखी थी। अब है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो दो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन का अपन को एग्जांपल देना है। तो टू मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन। तो सिंचाई की दो आधुनिक तकनीक क्या हो गई? तकनीक एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम हो गई, दूसरी ड्रिप इरिगेशन हो गई। व्हाट इज थ्रेशिंग? थ्रेशिंग क्या है? तो जो थ्रेशिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट्स। जो थ्रेशिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट है, जो पकी हुई फसल है, उसके से जो ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, उनको अलग करने की प्रोसेस थ्रेशिंग कहलाती है। तो थ्रेशिंग पकी हुई फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया है। नेम वन मशीन यूज्ड फॉर थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग के लिए यूज होने वाले एक मशीन का नाम, थ्रेशिंग के लिए कंबाइन हार्वेस्टर यूज करते हैं। वाई इज स्टोरेज ऑफ ग्रेन इम्पोर्टेंट? जो अनाज है उनका स्टोरेज क्यों आवश्यक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? तो बच्चों जो ग्रेन्स हैं उनका स्टोरेज इसलिए आवश्यक है क्योंकि
अगर प्रॉपर स्टोरेज करेंगे तो ग्रेन्स हैं वो स्पॉइल होने से बच जाएंगे। अब स्पॉइल किससे होते हैं? मॉइस्चर से होते हैं, पेस्ट से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। तो प्रॉपर स्टोरेज प्रिवेंट करता है ग्रेन्स को स्पॉइल होने से। तो सही भंडारण से क्या होता है? अनाज को नमी, कीटे और जो सूक्ष्म जीव है उनसे खराब होने से बचाता है। व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग? मिश्रित खेती क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है? तो बच्चों, एक ही खेत के अंदर दो या दो से अधिक क्रॉप्स को एक साथ उगाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाती है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोविंग टू और मोर क्रॉप्स टुगेदर ऑन द सेम फील्ड। यानी कि सेम फील्ड पे, उसी खेत में, एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की प्रोसेस मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाती है। वाई डू फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स? जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर्स का यूज़ क्यों करते हैं? किसान हैं वो उर्वरकों का उपयोग क्यों करते हैं? तो बच्चों, जो फार्मर्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि फर्टिलाइजर्स क्या करेंगे? प्रोवाइड करते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप्स एंड इंक्रीज यील्ड। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉइल है, उस सॉइल को क्रॉपिंग के लिए एसेंशियल जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि क्रॉप का यील्डिंग, उत्पादन बढ़ जाता है। तो किसान फसलों को आवश्यक पोषक तत्व देने और पैदावार बढ़ाने के लिए क्रॉप्स का जो उर्वरक हैं उनका यूज़ करते हैं। व्हाट इज सीड ड्रिल? सीड ड्रिल क्या होता है? तो सीड ड्रिल इज ए टूल used for sowing seeds uniformly and at proper depth। तो जो सीड ड्रिल्स है एक टूल है जिसके द्वारा जो सीड्स उगाए जा रहे हैं उनको एक समान डिस्टेंस पे और प्रॉपर गहराई पे उनके द्वारा उगाया जाता है। तो सीड ड्रिल एक उपकरण है जिसका उपयोग बीजों को एक समान रूप से और सही गहराई पर बोने के लिए किया जाता है। व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? पशुपालन क्या है? एनिमल हस्बेंड्री इज द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो एनिमल हस्बेंड्री एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक प्रैक्टिस है जिसके द्वारा ब्रीडिंग यानी कि पालन किया जाता है पशुओं का, उनके प्रजनन किया जाता है। किसके लिए? खाने के लिए या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए। तो पशुपालन भोजन और अन्य उत्पादों के लिए पशुओं को पालने और उनका प्रजनन करने की प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग टूल्स? तो आधुनिक खेती के उपकरणों के उपयोग के लाभ क्या हैं? एडवांटेज क्या है मॉडर्न टूल्स का यूज करने फार्मिंग में? तो मॉडर्न टूल्स आर सेव टाइम। मॉडल टूल्स जो भी है इस फार्मिंग के, वो टाइम को सेव करते हैं, इंक्रीज एफिशिएंसी, और अपनी जो काम करने की जो एफिशिएंसी क्षमता है उसको बढ़ाते हैं, एंड रिड्यूस मैनुअल लेबर। जो आदमी काम करता है उसकी लेबर को कम करता है। जो आधुनिक उपकरण है वो समय बचाते हैं, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और लेबर को कम करते हैं। नेम ए मेथड टू कंट्रोल वीड्स। वीड्स को कंट्रोल करने के एक मेथड का नाम बताइए। तो वीड्स को हम किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं? बाय यूजिंग वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स का यूज करके वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट आर बायोपेस्टिसाइड्स? जो जैव कीटनाशक क्या है? Biopesticides are natural pesticides derived from plants and microorganisms। जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं वो पौधे और सूक्ष्म जीवों से प्राप्त प्राकृतिक नेचुरल पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं। व्हाट इज कंपोस्टिंग? कंपोस्टिंग क्या है? तो कंपोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच
मैनर। जो कंपोस्टिंग है ना, एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज करता है, मतलब तोड़ते हैं किसमें, रिच न्यूट्रिएंट मैन्योर में। जो मैन्योर खाद प्राकृतिक रूप से पोषक तत्वों से रिच खाद बनाने में प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। व्हाट इज क्रॉप प्रोटेक्शन, सॉरी, व्हाई इज क्रॉप प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट। जो फसल सुरक्षा है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो जो पूरे सीजन हमने क्रॉप को उगाया और अब जब उसका हमें प्रोडक्शन लेना है तो उसके लिए हमें इंसेक्ट से भी, वीड्स से भी और दूसरे एनिमल्स से भी होने वाले हार्म से रोकना पड़ता है। तभी तो इसी को इसीलिए तभी तो अच्छी प्रोडक्शन होगा। तो क्रॉप प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम पेस्ट्स, डिजीज एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो फसल है उसकी प्रोटेक्शन करना इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, जिससे कि वो कीटनाशक या सॉरी कीट हैं, बीमारियां हैं और दूसरे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनसे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व स्टेप्स कौन कौन से हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए। तो मिट्टी तैयार करने में सबसे पहले तो क्या किया जाता है, सबसे पहले तो प्लगिंग, जुताई करी जाती है। द सॉइल इज लूज्ड बाय यूजिंग टूल्स लाइक प्लग और कल्टीवेटर। तो सबसे पहले मिट्टी को हल, जो प्लग है या कल्टीवेटर की सहायता से लूज किया जाता है, जिससे क्या होगा, लूज करने से क्या होता है, एरेशन, यानी कि जो मिट्टी में जो हवा है उसका प्रवाह है बढ़ता है, और वाटर रिटेंशन, यानी कि पानी को अपने अंदर बनाए रखने की क्षमता बढ़ती है, और अलाउ रूट्स टू पेनिट्रेट इजीली, और मिट्टी में जड़ों को आसानी से अंदर जाने के लिए जगह बनती है। तो प्लगिंग करने से क्या होगा, एरेशन हो सकता है, और वाटर रिटेंशन रहेगा, और पेनिट्रेशन ऑफ रूट इजीली हो जाएगा। तो इसलिए प्लगिंग की जाती है सबसे पहले। फिर बाद में प्लगिंग करने के बाद में की जाती है लेवलिंग, क्योंकि वो जो बड़े बड़े लंप्स बन जाते हैं मिट्टी के जब हम प्लगिंग करते हैं, तो उससे मिट्टी को लेवल करने के लिए हम एक लेवलर का यूज करते हैं। तो द सॉइल इज यूज लेवल्ड बाय यूजिंग ए लेवलर टू एंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अगर मिट्टी या जो अपना फील्ड है वो उबड़ खाबड़ होगा तो सब जगह न्यूट्रिएंट्स और वाटर है उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, और अपने क्रॉप प्रोडक्शन पे उल्टा असर पड़ेगा। तो इसलिए लेवलर का यूज़ करके उसको यूनिफॉर्म कर देते हैं, पूरे लेवल कर देते हैं मिट्टी को, जिससे वाटर और न्यूट्रिएंट्स का आसानी से एनरिचमेंट हो जाए। तीसरा है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग, जो ऑर्गेनिक मैन्योर या फर्टिलाइजर्स हैं उनको ऐड करेंगे सॉइल में, जिससे कि एनरिचमेंट उसका बढ़ सके। जैविक खाद या उर्वरक डालकर मिट्टी को न्यूट्रिएंट रिच बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इरिगेशन की और जो मॉडर्न मेथड्स है इरिगेशन की, उनके अंदर अंतर बताना है। तो हमने एक टेबल बनाई है, उस टेबल से यूज करके हम ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स के अंदर डिफरेंस करते हैं। तो सबसे पहले है ट्रेडिशनल मेथड्स। तो ट्रेडिशनल मेथड्स कौन कौन सी हो सकती है, जैसे मोट है, चेन पुलिंग है, पंप है, ढेकली है। और मॉडर्न क्या क्या है, ड्रिप इरिगेशन है और स्प्रिंकलर इरिगेशन है। जो ट्रेडिशनल होता है ना मेथड्स, उसमें क्या होता है, वाटर है जो एफिशिएंटली सब जगह नहीं पहुंच पाता है। क्यों, क्योंकि जहाँ से इरिगेशन शुरू होगा तो उस एरिया में पानी ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा तो ज़्यादा मात्रा में पहुँचता है, और लास्ट एंड फील्ड तक पानी के जो इरिगेशन होगा तो सबसे लास्ट में होगा तो वहाँ पानी कम समय के लिए पहुँचता है। तो इसमें
सेकंड, जो मॉडर्न मेथड्स हैं उसमें वाटर एफिशिएंटली पहुंचता है। थर्ड, इसमें लेबर इंटेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, इसमें लेबर ज़्यादा चाहिए और टाइम ज़्यादा लगता है, जबकि जो मॉडर्न मेथड्स हैं उसमें लेबर भी कम चाहिए, एक बार और जल्द ही बस लगा कर छोड़ दो और टाइम अपने आप इरिगेशन चलती रहती है। सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल फार्मिंग, ये जो पुरानी मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, वो कम जगह पे फार्मिंग करने के लिए तो सूटेबल है, लेकिन अगर बड़ा फील्ड है तो उसमें ये सूटेबल नहीं है। तो इसके लिए कौन से फार्मिंग या कौन सी मेथड सूटेबल है? मॉडर्न मेथड्स। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर? राइट देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जो फर्टिलाइजर्स हैं और मैन्योर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस आपको लिखने हैं। साथ के साथ इन फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी अपने को लिखने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में डिफरेंस। तो फर्स्ट है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस। फर्टिलाइजर्स हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जबकि मैन्योर हैं वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवाते हैं स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, जबकि मैन्योर्स हैं वो सोइल फर्टिलिटी को ओवरऑल इम्प्रूवमेंट करते हैं। क्विक एक्शन, फर्टिलाइजर्स हैं जो क्विकली एक्शन करते हैं, यानी कि जो क्रॉप है उस क्रॉप को आवश्यक न्यूट्रिएंट्स इमीडिएटली प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जबकि मैन्योर है, मैन्योर का जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है वो थोड़ी स्लो होती है। लेकिन ज़्यादा समय के लिए अगर हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं तो सोइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, जबकि अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम इस मैन्योर का यूज़ करेंगे तो मेंटेन रहती है सोइल फर्टिलिटी और इंक्रीज भी होती है। अब एडवांटेज देखते हैं फर्टिलाइज़र्स के। तो फर्टिलाइज़र्स के एडवांटेज में पहला है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स इन कंसनट्रेट फॉर्म। पोषक तत्व जो होंगे वो ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। दूसरा, इंक्रीज क्रॉप यील्ड क्विकली, जो क्रॉप है, फसल है, उसका उत्पादन एक साथ बढ़ा देता है, जल्दी बढ़ा देता है। तो ये तो दो इसके एडवांटेज हैं। पहला, अच्छी मात्रा में ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स देता है। दूसरा, प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर देता है। जबकि डिसएडवांटेज क्या है? इससे क्या होता है कि सॉइल है ना, लॉन्ग टर्म में फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है। दूसरा, कॉज वाटर पोल्यूशन, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये फर्टिलाइजर्स वाटर के साथ डिज़ोल्व होके अब अपने ज़मीन के अंदर जाएगा, जिससे कि वाटर पोल्यूशन का कॉज बनता है, कारण बनता है। ये तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे फर्टिलाइजर्स के। अब अपन एडवांटेज देखेंगे मैन्योर के। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड नेचुरल होते हैं, यानी कि ये जो मैन्योर है वो नेचुरल प्राकृतिक होते हैं और अपने पर्यावरण के फ्रेंडली, इको फ्रेंडली होते हैं। और इम्प्रूव्स सॉइल स्ट्रक्चर, जो अपने मिट्टी की संरचना है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो ये दो इसके एडवांटेज थे, पर्यावरण और प्रकृति के अनुकूल होते हैं और मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज इसका यह है क्योंकि इसको डिकम्पोज होने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है। और दूसरा, इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो मात्रा है वो क्या होती है? फर्टिलाइजर से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्रॉप रोटेशन एंड इट्स बेनिफिट्स। जो फसल क्रॉप रोटेशन है उसको एक्सप्लेन करना है और उसके इम्पोर्टेंस या उसके बेनिफिट्स को समझाना है। तो क्रॉप प्रोटेक्शन इज ए प्रैक्टिस ऑफ ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन ऑन द सेम लैंड, यानी कि एक ही जगह पे क्रॉप को बारी बारी से चक्र में एक बार ये तो दूसरी बार दूसरी वाली फसल ऐसे उगाना की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो प्रैक्टिस है वो क्रॉप रोटेशन कहलाती है। जैसे
किसी जगह में एक बार अनाज उगा दिया तो दूसरी बार वहाँ पे कोई दलहन फसल उगा सकती है। जैसे गेहूँ उगा दिया तो अगली बार उसी जगह पे चना उगा सकते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स ये है कि ये सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन थ्रू लेग्यूमिनस क्रॉप्स। यानी कि जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं उनकी सहायता से, लेग्यूमिनस क्रॉप्स किसको बोलते हैं? दलहन, जिनसे दालें बनती है, जैसे चना है, उड़द है, मूंग है। तो इनका यूज, इनको उगाने से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है। दूसरा, रिड्यूस द चांस ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। जो पेस्ट, जो कीट हैं या डिजीज हैं, उनके चांसेस को कम करती है। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जो मिट्टी का कटाव है उसको भी रोकती है। और एंश्योर सस्टेनेबल फार्मिंग, एक लंबे समय तक जो फार्मिंग, टिकाऊ फार्मिंग है उसको सुनिश्चित करती है। तो क्रॉप रोटेशन के क्या क्या फ़ायदा है? दलहनी फसलों द्वारा नाइट्रोजन फिक्स करके मिट्टी की उर्वरता में सुधार किया जाता है और कीटों और बीमारियों की संभावना को कम किया जाता है। साथ में मिट्टी के कटाव को रोकता है और टिकाऊ कृषि, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, उसको इंश्योर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। जब अनाज है उसका स्टोरेज करते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो सबसे पहले तो बच्चों, जो हार्वेस्टेड क्रॉप है, जो ग्रेन है, उसको सुखाना चाहिए अच्छे से, उसका मॉइस्चर हटाना चाहिए। फिर उसमें से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको हटाना चाहिए। लास्ट में केमिकल या कोई दूसरे पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके उसको स्टोर करना चाहिए। तो सबसे पहला है ड्राइंग। ग्रेन शुड बी प्रॉपरली ड्राइड बिफोर स्टोरेज टू प्रिवेंट फंगल ग्रोथ। जो फंगल ग्रोथ है, फंगल ग्रोथ को रोकने के लिए सबसे पहले तो जो ग्रेन्स है उनको प्रॉपरली सुखा के स्टोर करना चाहिए। यानी कि भंडारण से पहले अनाज को अच्छी तरह सुखाना चाहिए ताकि फफूंद ना लगे, फंगस ना लगे। दूसरा, क्लीनिंग। द स्टोरेज एरिया एंड कंटेनर शुड बी क्लीन एंड पेस्ट फ्री। जहाँ पे हम इस ग्रेन्स को स्टोर कर रहे हैं वो एरिया कैसा होना चाहिए? पेस्ट फ्री। कीट या जो क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस जो ऑर्गेनिज्म है उनसे फ्री होना चाहिए, वहाँ पे उनके नहीं होना चाहिए। यानी कि साफ़ सुथरा कंटेनरों में इसको स्टोर करना चाहिए। थर्ड है यूज़ ऑफ केमिकल्स, रसायनों का उपयोग। जैसे नीम की लीव्स है या पेस्ट रिपेलेंट कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स। यानी कि अनाज को सुरक्षित रखने के लिए नीम की पत्तियां या कीटनाशकों का उपयोग किया जा सकता है। चौथा है प्रॉपर वेंटिलेशन, यानी कि उचित हवादार जगह पे होना चाहिए। द स्टोरेज एरिया शुड बी हैव प्रॉपर वेंटिलेशन टू अवॉइड मॉइस्चर बिल्डअप। तो इस नमी से बचने के लिए ऐसी जगह पे इनको स्टोर करना चाहिए जहाँ पर वेंटिलेशन होता रहे। रेगुलर इंस्पेक्शन, नियमित निरीक्षण। तो ग्रेन शुड बी इंस्पेक्टेड रेगुलरली फॉर पेस्ट एंड स्पॉइलेज। जो कीट हैं या खराब करने वाली जो चीज़ें हैं उनसे बचने के लिए रेगुलर उसका इंस्पेक्शन होता रहना चाहिए, जिससे कि अपना जो स्टोर्ड ग्रेन्स हैं वो स्पॉइल होने से बच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इरिगेशन। जो इरिगेशन है वो क्या है? नेम टू मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सिंचाई क्या है और इनकी आधुनिक दो विधियों के नाम बताइए ना। अब यहाँ पे केवल नेम लिखने के लिए बोला है तो आपको नाम बताना है, और अगर एक्सप्लेन करने के लिए होता तो हमें इनको एक्सप्लेन भी करना रहता। तो सबसे पहले है इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स एट इंटरवल्स। यानी कि सिंचाई वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें पानी की सप्लाई करी जाती है क्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल्स पर।
यानी कि सिंचाई वह प्रक्रिया जिसमें फसलों को नियमित अंतराल पर पानी दिया जाता है। अब इसकी दो मेथड्स, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन, इनका हम नाम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज क्रॉप रोटेशन बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स। तो जो क्रॉप रोटेशन है वो फार्मर्स के लिए किस प्रकार से लाभदायक है। तो बच्चों, क्रॉप रोटेशन इज बेनिफिशियल बिकॉज, क्यों है, क्योंकि इट इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी बाय ग्रोविंग लेग्यूम्स। जो लेग्यूम्स को, जो दलहन फसलें हैं उनको उगा करके सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। दूसरा, रिड्यूस करता है रिस्क को पेस्ट एंड डिजीज से, जो पेस्ट और डिजीज हैं उनकी रिस्क को कम करता है। तीसरा, एनहांस क्रॉप यील्ड सस्टेनेबली, जो फसल है उनकी जो उत्पादन है उसको भी बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंस, इट्स इम्पोर्टेंस। जो हार्वेस्टिंग है उस कटाई की प्रक्रिया है उसकी इम्पोर्टेंस को समझाइए। तो हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स फ्रॉम फील्ड। जो हार्वेस्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो कटिंग या जो मैच्योर अपने जो क्रॉप्स हैं उनको क्या करना है, एकत्रित करना है और काटना है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हार्वेस्टिंग कहलाती है। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसकी इम्पोर्टेंस है एंश्योर टाइमली कलेक्शन ऑफ क्रॉप्स, जो फसलों को समय पर इकट्ठा करना सुनिश्चित करता है। दूसरा, प्रिवेंट क्रॉप्स फ्रॉम रोटिंग और बीइंग डैमेज, जो क्रॉप्स है उनको सड़ना या डैमेज होने से बचाने के लिए भी हार्वेस्टिंग टाइमली करना चाहिए। प्रोवाइड फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर स्टोरेज एंड फर्दर यूज, जो भंडारण या आगे यूज करने के लिए भोजन और कच्चा माल प्रदान करता है। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप विथ एग्जाम्पल्स। जो रबी की फसल और खरीफ की फसल है उनके बीच में अंतर लिखना है एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं रबी की फसल। तो रबी की फसल कब उगाई जाती है, विंटर में, और खरीफ फसल कब उगाई जाती है, मानसून में। तो विंटर अक्टूबर से दिसंबर और मानसून जून से जुलाई, या फिर अपन इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हार्वेस्टेड इन समर, मार्च। तो इसका हम एक पीरियड ले सकते हैं अक्टूबर से मार्च, और इसका पीरियड ले सकते हैं जून से नवंबर या अक्टूबर। और एग्जाम्पल की बात करें तो वीट है, मस्टर्ड है, इसका राइस है और मेज मक्का है। राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फॉर यूजिंग फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स का यूज करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को अपने को लिखने हैं। तो सबसे पहले है एडवांटेज, प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स क्विकली, जो निश्चित या विशिष्ट जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक हैं, वो हमें जल्दी प्रदान करता है। दूसरा, इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जो फसल है उसके उत्पादन को बढ़ाता है। तीसरा क्या है, ओवर यूज रिड्यूस सॉइल। अब नुकसान की बात करते हैं तो नुकसान में क्या हो सकता है, ओवर यूज रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, ज़्यादा उपयोग है वो मिट्टी की फर्टिलिटी या उर्वरता को कम कर देता है। और कैन पोल्यूट वाटर सोर्स, इसका जो यूज़ है फर्टिलाइजर्स का वो वाटर के सोर्स को पोल्यूट कर सकता है, यानी कि जल के स्रोतों को प्रदूषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग सोविंग द सीड्स। जो बीजों को उगाते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये अपने आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें है कि यूज़ क्वालिटी सीड्स, जब हम सोविंग करते हैं, उगाते हैं, तो उस समय हमें क्वालिटी वाले सीड्स यानी कि अच्छे गुणवत्ता वाले सीड्स का ही यूज़ करना चाहिए। दूसरा है एंश्योर प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन सीड्स, जब सीड्स उगाते हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ताकि जब वो ग्रो करें, मैच्योर हो, तो उस समय उनको एरिया के लिए या फील्ड के एरिया के लिए
कंपटीशन ज़्यादा ना करने पड़े। थर्ड है सोइल शुड बी मॉइस्ट एंड फ्री फ्रॉम वीड्स। जो सोइल है वो नमी होनी चाहिए और उसमें खरपतवार नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे 56 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। और इस चैप्टर को हमने लगभग एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जितने टाइप्स के और जिस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे हमने इस वीडियो में बनाए हैं। तो बच्चों बने रहिए मेरे साथ स्टडी विथ रामपाल जी सर में, और भी कोशिश करते हैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार किया जाए और आपके एग्ज़ाम्स में मदद हो सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।